हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, और उसकी शुरुआत बेटा हम लोगों ने अपने पहले एपिसोड में कर चुके हैं। आज हम बेटा उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। और आज है बच्चे हमारा पार्ट 2, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 पढ़ेंगे हम लोग और जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 यानी ओम्स लॉ के बारे में बेटा। ठीक है, अब हम आपसे जानेंगे ओम्स लॉ क्या होते हैं। तो ओम्स लॉ बेटा, एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम्स, बहुत ही भयंकर साइंटिस्ट थे। इन्होंने कुछ रिसर्च करी और रिसर्च करके एक थ्योरम बनाया, एक फॉर्मूला क्रिएट किया, जिससे हम बहुत ही अच्छी लेवल के क्वेश्चंस जो कि हमारे पोटेंशियल और करंट से रिलेटेड सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, इन्हीं की डिस्कशन बेटा हम लोग इस वाले पार्ट में करने वाले हैं। और भी इसके साथ बेटा बने रहिएगा। बिना किसी फालतू बातों को शुरू किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए बेटा साथ में चलते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बेटा, डिफाइन टर्म्स हैं कुछ जिनको जानना बहुत आवश्यक है हमको इस वीडियो की शुरुआत से, यानी ओम्स लॉ के पहले बेटा इसको जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, कैसे? तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? तो बेटा जैसे हम लोग बात करते हैं ना इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तो जैसे आसपास आप देखो, आप अपने घर में ही जहां पे बेटा आप बैठे हो वहीं पे देखो कि वहां पे लाइट लगी होगी, ट्यूबलाइट लगी होगी, स्विच लगा होगा, बोर्ड लगा होगा, और उस बोर्ड से वायर होते हुए उस बल्ब तक गया होगा। जब आप ये सब पूरा घटना देखो ना बेटा, तो एक चीज आपको ये ऑब्जर्व होगा कि यार एक तार है, एक कुछ है ऐसा जो बल्ब को, स्विच को, वायर को और पूरे करंट को सबको एक साथ जोड़ के रखी है, जैसे जस्ट लाइक पानी का पाइप। जैसे बेटा घर के अंदर हमारे पानी का जो पाइप होता है वो घर के हर एक जगह पे जाता है जहां जहां उस पाइप का कनेक्शन होता है, उसी प्रकार बेटा ये इलेक्ट्रिक सर्किट होती है। अब आप सोचोगे ये कैसे घुमावदार आंसर्स हैं, समझ में नहीं आया, तो मैं बेटा इसको सिंपल समझाता हूं कि जब भी हम रियल चीजें, जैसे रियल में बल्ब, रियल में स्विच, रियल में वायर का यूज करके उसको प्लग में इन करें और ऑन करें तो वो बल्ब ग्लो करे अगर, तो इसको बोलते हैं बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा अरेंजमेंट है बेटा जिसके अंदर हम सब कुछ रियल में रखते हैं। रियल का मतलब हर एक चीज रियल होती है, चाहे बल्ब की बात कर लो, स्विच की बात कर लो, सॉकेट की बात कर लो, किसी भी सर्किट की बात कर लो, चाहे टीवी, अलमीरा, मतलब जो भी चीजें बेटा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलती है, हम सबकी बातें इसके अंदर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये था बेटा हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अब इलेक्ट्रिक सर्किट बेटा आप यहां पे देख सकते हो, आपके सामने यहां पे फिगर है, एक यहां पे बेटा सेल है, सेल बैटरी, और बेटा यहां पे एक बल्ब है, ये एक स्विच है। ठीक, अब ये बिल्कुल रियल है, जो हमारा बल्ब है बेटा वो रियल है। मैं थोड़ा सा कलर इसको अलग कर देता हूं बेटा। जो हमारा स्विच है, बैटरी है, वो रियल है, बल्ब है रियल है, स्विच है रियल है। ठीक है, यानी पेपर क्लिप का हमने यूज किया है स्विच की तरफ पे, सब कुछ रियल है। इसको अरेंजमेंट करके जब बल्ब बेटा ग्लो करने लगे तो इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, बहुत ज्यादा इसमें अलग बात नहीं है, बहुत कॉमन सी बात है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेटा सर्किट डायग्राम की। ये क्या होता है? तो जब भी, अब देखो, अगर आपसे एग्जाम में पूछे या फिर घर में पूछे कि बताओ बेटा बल्ब, स्विच, सॉकेट कैसे काम करता है, यार तो तुम हर जगह बल्ब, स्विच, सॉकेट, पंखा, एसी लेके तो घूमोगे नहीं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे? तो जैसे आप गौर करो बेटा, केमिस्ट्री में एक चैप्टर है, चैप्टर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उसमें हम हर एक केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते ना। उसी प्रकार जैसे हर एक रिएक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम लिखते हैं H2O, H2O माने पानी, तो वो एक रिप्रेजेंटेशन है। इसी प्रकार बेटा जो सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको हम सर्किट डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें वही जैसे सेल को रिप्रेजेंटेशन हम इससे करते हैं, स्विच को ऐसे और बल्ब को कुछ ऐसे, जो कि फिक्स सिंबल्स हैं जिनके वजह से हमको जानकारी होती है कि कौन से सर्किट के आइटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जब पूरा सर्किट क्रिएट करते हैं तो ये जो सर्किट होता है बेटा, सर्किट डायग्राम होता है, वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक सर्किट पे
पूरी तरह से बैलेंस होता है। अगर आप उस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए रियल में प्रोडक्ट का यूज करो तो वो सर्किट ग्लो करेगी, वो जलेगी और वो 100% काम करेगी। ये बात है, ठीक है। जैसे बेटा हम लोग बात करें अगर, तो हम यहाँ पे बेटा देखते हैं, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमने कुछ सर्किट सिंबल्स का उपयोग किया हुआ है, देख लो यहाँ पे, जिसमें सबसे पहले अगर आप गौर करो बच्चे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे बेटा सेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अब सेल से कई सारे सेल जब आपस में जुड़ते हैं ना बच्चों तो बनता है बैटरी। ये बात दिमाग में रखें, जब कई सारे सेल आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, बैटरी बनेगा। फिर नॉर्मल स्ट्रेट लाइन को कनेक्टिंग वायर दिखाते हैं हम लोग। जॉइंट को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं प्लस की तरह। वायर क्रॉसिंग को बेटा हम ऐसे ऐसे ये वायर है और ये हमने इस पर टंगा के लेके चले आए, तो ये है वायर जो आपस में टच नहीं हो रहे हैं। यह है फिक्स रेजिस्टेंस, इसकी बारे में इसकी चर्चा करेंगे कि क्या है, आपको समझ में आएगा। यह है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू बेटा कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रही है, चेंज कर रही है। यह है, इसको भी दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यह है एमीटर, यह है वोल्टमीटर, यह है गैल्वेनोमीटर। ये कुछ नया है, क्या है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है बेटा जो करंट की सेंसिटिविटी को बस चेक करता है, ठीक है, कि करंट की अवेलेबिलिटी वहां पे है कि नहीं है। क्लियर। चलो उसके बाद बेटा स्विच देख सकते हो, हमारे पास स्विच है, कई तरह के ओपन स्विच हैं, कई तरह के क्लोज स्विच हैं। यहां पे इलेक्ट्रिक बल्ब को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये था बेटा डिटेल्स में जो सिंबल्स की बात मैं कर रहा था। इस सिंबल्स में हम लोग इसका यूज करते हैं सर्किट डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। और इसी जगह पे अगर हम रियल में उपयोग करें सामान को, रियल में प्रोडक्ट को यूज करें, जैसे बल्ब ये सब चीजों को, और फिर कनेक्ट करें तो वो हमको ग्लो होके देगा। 100% बेटा ग्लो होना ही होना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं। जहां तक मुझे बेटा समझ में आया होगा, पेपर के अंदर बेटा गौर करना, ये क्वेश्चंस पूछते हैं को पेपर के अंदर सिंबल्स आपको देंगे और उनसे एमसीक्यू पूछेंगे कि बताओ कि ये जो ऊपर सिंबल लगा हुआ है इन 4 ऑप्शंस में से क्या आंसर है। तो आप बेटा ये सिंबल्स आप दिमाग में रखो, क्योंकि आपके लेवल के लिए ये बने हुए हैं सिंबल्स, ठीक है। तभी आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बेटा, ज्यादा समय हम लोग हर एक बातों को मुझे बताना है, ज्यादा समय नहीं भी देना है क्योंकि एग्जाम का टाइम है, आपको क्विक रिवीजन करना है। लेकिन बेटा इसके बावजूद अगर आपको लगे है कि यहाँ पे सर डाउट है, समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। हम वहां पे बेटा आपको जरूर नेक्स्ट वीडियोज में या फिर एक स्पेशली वीडियो आपसे कॉन्फ्रेंसिंग करके आपको समझाने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे बेटा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जिसकी बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है क्या, इसके पीछे सीन समझेंगे हम लोग। तो बेटा ओम्स लॉ, जब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, ये नियम किसने दिया था, ये एक महान व्यक्ति हैं जिनका फोटो है यहाँ पे, इन्होंने ही दिया है कि जब भी हम टेम्परेचर को क्या कर दें बेटा, टेम्परेचर को कांस्टेंट अगर कर दें, लेट्स सपोज टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट कर दें, तो ये चीज देखो कि जो पोटेंशियल है बेटा वो करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जो पोटेंशियल है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है ना बेटा, इसको प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है और वही कांस्टेंट है बेटा आर। क्या है वो कांस्टेंट, आर, जिसको हम फर्दर लिखते हैं आर इज इक्वल टू वी बाई आई, जो कि आपके सामने बेटा एक फॉर्मूला आपको रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे ग्रीन के फॉर्म में हमने यहाँ पे आपको दिखा के रखा हुआ है, ठीक। अब बेटा ये एक शॉर्ट डेरिवेशंस हैं ओम्स लॉ के लिए, इस पे डेरिवेशंस पेपर के अंदर पूछता है। तो अगर आप ऐसे मेंशन करोगे तो कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, आपको फुल नंबर मिलेगा। अब मैं बात करते बेटा ये जो कांस्टेंट है इसका नाम क्या है बेटा, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस शब्द का अगर इंग्लिश में अर्थ समझने की कोशिश करोगे बच्चों ना, तो इसका मतलब बेटा विरोध करने वाला, ठीक है, जो किसी को विरोध करे, किसी का विरोध करे। तो भाई आखिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में कौन किसका विरोध करना है, कौन सा यहाँ पे भारत में क्रांति चल रही है आजादी की, या फिर यूरोप में राष्ट्रवाद की क्रांति चल रही है कि यहाँ पे कौन किसी को दबाने की कोशिश करेगा। तो मैटर बेटा रेजिस्टेंस का मतलब विरोध करना, पर विरोध करता कौन है। तो जैसा कि आप जानते हैं बेटा हम लोग कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से बेटा इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक। अब सोचो कि आखिर विरोध हो किसका रहा है, तो विरोध हो रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक।
और जब इलेक्ट्रॉन्स का विरोध होगा, यानी कि घूम फिर के हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का ही विरोध हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का बेटा, जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होगी, कम होगी। और जब स्पीड कम होगी और लोग ज्यादा होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, तो वो सब आपस में भिड़ेंगे भुड़ेंगे, अब भीड़ भाड़ के क्या कर लेंगे, आपस में झगड़ा झुड़ी कर लेंगे। नहीं होता है बेटा, कभी गौर करना, कोई ट्रैफिक है, कभी मैक्सिमम टाइम इंडिया में बेटा क्या होता है कि 90% 95% केस में क्या होता है कि एक गाड़ी वाला जबरदस्ती घुसड़ लेता है आगे, इसके चक्कर में पूरा पीछे 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर जाम लग जाता है। अब सोचो बेटा कि वो जो गाड़ी वाला है ना, जहां पे घुसड़ा है, वही है आपस में जैसे ठोक दिया है लेट सपोज, तो वो दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन कंबाइनिंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इनके चक्कर में पीछे वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करेंगे बेटा, वो भी लड़ेंगे भिड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भैया तुम्हारे वजह से हमारा काम डिस्टर्ब हो रहा है। अब तुम्हारे वजह से हमारा काम डिस्टर्ब हो, तब छोड़ेंगे तो है नहीं, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तुमको, ठीक है, समझा। चलो कोनो बात नहीं है, हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस बेटा क्या है, तो रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होती है बेटा, यानी जो पार्टिकल्स की स्पीड होती है, वो क्या होती है, स्लो हो जाती है। अब स्लो होने की वजह से पोटेंशियल और करंट की वैल्यू में क्या होती है बेटा, उसके अंदर भी इफेक्ट आता है। इसी को बोलते हैं बेटा रेजिस्टेंस, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यानी इलेक्ट्रॉन करंट के फ्लो को जो रोके, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और यहां पे हमारे पास फॉर्मूला बेटा R = V/I, जहां पे R है बेटा V से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड है और I से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कहने का मतलब अगर आप I बढ़ाओगे तो R क्या होगा, घटेगा। क्यों? इनवर्सली है, ठीक है। और रेजिस्टेंस बढ़ाओगे अगर तो I क्या होगा, घटेगा। क्यों? क्योंकि इनवर्सली है। और इनवर्सली में घटना घटती बेटा बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होगी। इनवर्सली जब शब्द की बात करते हैं ना, तो यानी हम ऐसे बात करते हैं, X इनवर्सली है किसके, Y के, तो इसको बेटा इनवर्सली बोलते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे लिखा, ऐसे करके अगर लिख दिया, तो इसको बोलता है डायरेक्टली बेटा। जो डायरेक्टली में चीजें होती है ना, वो y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, लेकिन जो इनवर्सली वाली चीजें होती हैं y बढ़ेगा तो x घटेगा और x बढ़ेगा तो y घटेगा। ये उल्टा मतलब डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। तो इस तरीके से बेटा हम लोग इसको देखते हैं, और ये है बेटा पूरा कंप्लीट ओम्स लॉ, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों ने क्या जाना बेटा, हमने जाना डेरिवेशन, एक बहुत ही मस्त, आप इसको मेंशन कर सकते हो, डेरिवेशन को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। और बेटा इसका असाइनमेंट क्या होता है, ओम। क्या है बेटा इसका असाइनमेंट, ओम है। ओम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिमाग में रखेंगे। और ओम का बेटा सिंबल ये, ठीक है, इस तरीके से हम लोग ओम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सिंबॉलिक तरीके से, ठीक है। तो अगर बेटा कहीं भी पेपर में दी जाए तो इसलिए ये बात तुम दिमाग में रखना, भूलना नहीं कि ये सिंबल ओम्स का है। अगर दिख जाए आँखिया मून का टिक मार देना, 4 गो ऑप्शन आएगा, टिक मार देना, भैया व्हाट इज द सिंबल रिप्रेजेंट, ये कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप तुरंत मारना ओम्स लॉ, साला कोई रोक नहीं सकता आपको, ठीक है। सॉरी बेटा, गलती से भावनाओं में बह गया था, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा सा अनदेखा कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। किसी के माइक क्लास में दम नहीं है, ये तो लिख के ले लो, नहीं कोई टेंशन मत लो, हाँ ठीक है। चलो आगे बात करते हैं बेटा, ओम्स लॉ हो गया कंप्लीट। अब हम लोग बात करेंगे आगे रेजिस्टेंस, यानी कि जो अभी आया है डिराइव करके, वो रेजिस्टेंस के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। क्या है रेजिस्टेंस, तो प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, बेटा दिमाग में रखेंगे, ठीक है। क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यानी वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को क्या करती है बेटा, रोकती है, अपोज करती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, उसी को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, ठीक। और रेजिस्टेंस का असाइनमेंट क्या होता है बेटा, ओम, मैंने बोला है, दिमाग में नोट कर लेना, क्वेश्चन इस पे पूछता है। अब बेटा एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, इसको 5 स्टार कर सकते हो बेटा, पेपर में पूछता है कि ग्राफ बताओ भाई कि ग्राफ कैसा होता है। तो देखो बेटा गौर करो, ग्राफ है, ऊपर बन गया I, नीचे बन गया V, तो इसको बोलते हैं बेटा VI ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बेटा VI ग्राफ। अब VI ग्राफ का क्या कॉन्सेप्ट है, तो VI जो हमको देता है बेटा ना, वो क्या देता है, रिजल्टेंट में R देता है, और ग्राफ कहता होता है कांस्टेंट ग्राफ होता है, दिमाग में नोट करना बेटा। कैसा ग्राफ होगा है, बिल्कुल कांस्टेंट ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में तनकियों परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि मेटल के अंदर जैसे ही आप पोटेंशियल इंक्रीज करोगे, करंट भी उसी रेशियो में आगे बढ़ता है, और करंट और पोटेंशियल के रेशियो को ही बेटा बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस, ठीक है।
इसी के पोटेंशियल रेशियो को बोलते हैं बेटा हम लोग रेजिस्टेंस। क्लियर? इससे पहले बेटा हम लोगों ने ओम्स लॉ में देखा है ये बात, ठीक है, इस वजह से मैंने आपको बताया ये। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि आखिर कौन कौन सा फैक्टर है जिसपे ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कोई ना कोई तो भाई बहुत सारे फैक्टर होंगे, तो कुछ 3-4 फैक्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा, ध्यान देना है। सबसे पहले लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली देख लो कैसे डायरेक्टली। तो अगर लेंथ बढ़ेगा कंडक्टर का, बेटा गौर करना, अगर कंडक्टर का लेंथ बढ़ाओगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यही हमको पहला बिंदु बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कहने का मतलब अगर आप एरिया बढ़ाओगे, तो मतलब पहले अगर इतना पतला है, ठीक है, अब उसको चौड़ा करके इतना मोटा कर दिया आपने, यानी एरिया क्या कर दिया? क्रॉस सेक्शन का इंक्रीज कर दिया। अब एरिया इंक्रीज करोगे बेटा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, और इनवर्सली में जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी घटती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग, तीसरा पॉइंट है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर बेटा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बाय डिफॉल्ट बढ़ेगा। ठीक है, और चौथा पॉइंट आता है बेटा नेचर ऑफ मटेरियल। ये जो रेजिस्टेंस होता है बेटा मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। कैसे? सोचो, मान लो कि आपके पास सिल्वर है और आपके पास कॉपर है, आपके पास एल्युमिनियम है, तो ये बताओ इन तीनों में से कौन सबसे बेस्ट कंडक्टर है? तो आपका जवाब हो बेटा सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। नोट कर लो बेटा, ये भी क्वेश्चन में पेपर पूछता है, सॉरी पेपर में क्वेश्चन पूछता है ये वाला भी, कि विच कंडक्टर इज द बेस्ट, तो बोलेंगे वहां पे सिल्वर इज द बेस्ट अमॉन्ग कॉपर एंड एल्युमिनियम बिकॉज, अब सोचो क्यों? क्योंकि सिल्वर का बेटा जो नेचर ऑफ मटेरियल है, जो मटेरियल है उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होती है? कम होती है। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट की जनसंख्या बढ़ेगी, करंट जब अच्छा जाएगा तो पोटेंशियल ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। तो यही सबसे मेन कारण बेटा कि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि सिल्वर के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी कम होती है, यही कारण है कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं बेटा हम लोग, आगे बात करें तो आगे है बेटा हम लोग का रेजिस्टिविटी। अब भाई रेजिस्टिविटी क्या है? तो जैसे रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। व्हाट इज रेजिस्टेंस? अगर आपसे पूछे तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, टू अपोज द फ्लो ऑफ करेंट, करेंट के फ्लो को रोकता है। तो आपसे पूछे बेटा तो रेजिस्टिविटी क्या होती है यार? तो देखो रेजिस्टिविटी का सिंबल देखो बाबू, दिमाग में नोट करो। ओहो गड़बड़ हो गया। ठीक है, थोड़ा सा पीछे आते हैं। रेजिस्टिविटी का सिंबल देखो बच्चे, क्या है रेजिस्टिविटी का सिंबल? मैं थोड़ा सा कलर कोडिंग चेंज करता हूं तो समझ में आएगा आपको। ये देखो बेटा, ये क्या है? ये है रेजिस्टिविटी का सिंबल। ठीक है, पी में थोड़ा सा बोल्डनेस कर दिया है तो हम इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक, अब रेजिस्टिविटी आपसे पूछे तो क्या है बच्चे? तो इट इज अ फेनोमिनल रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, यानी हम रेजिस्टेंस का फेनोमिनल रेशियो को ही क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ये एक फेनोमेना है। ठीक है भाई, कैसा फेनोमेना है? तो जैसे रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी एक फेनोमेना है, एक घटना है। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है? तो इसके अंदर होता है बेटा ना, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पता किया बेटा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इक्वेशन फर्स्ट, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर वाला और ये रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल वाला। ठीक, जब दोनों को बेटा कंबाइन करेंगे ना, पहला आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल और दूसरा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, दोनों को जब कंबाइन करो, दोनों का साइड आर है तो आर प्रोपोर्शनल L/a, और ये जो बेटा प्रोपोर्शनल साइन हटता है ना तो आता है R इज इक्वल टू रो L/a, और बेटा ये जो रो है ना वही क्या है? रेजिस्टिविटी है। यही रो क्या है बेटा? रेजिस्टिविटी है, जिसको फर्दर हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू RA/L। ये आके बेटा फाइनल फॉर्मूला हमको अवेलेबिलिटी मिलती है। किसका फॉर्मूला है ये? रेजिस्टिविटी का। अगर आपको बेटा रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं तो होता क्या है? तो सबसे मेन इसका बेटा रामबाण बता दूं मैं, दिमाग में रख लो, एमसीक्यू में पूछ दिया तो एकदम टिक मार देना, नहीं पूछा 2-4 नंबर में भी आएगा, देख लेना, हलवा मचा देना बेटा उसका। ठीक है, कैसे? देखो
इसमें मेन चीज क्या है बेटा, मेन है कि ये जो रजिस्टिविटी होती है ना, देखो बेटा रेजिस्टेंस जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन तुम देखो बेटा, आप कहोगे ना कि सर रजिस्टिविटी जो है ना वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, कहोगे भाई दिख रहा है। सर रजिस्टिविटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। सर रजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड करती है। मैं कहूंगा बेटा इनमें से किसी पे रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है, बस फॉर्मूला है। तो आखिर डिपेंड किस पे करती है, तो रजिस्टिविटी डिपेंड बस किस पे करती है बेटा, वो करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे। एकदम इसको फिक्स कर लो, रजिस्टिविटी बस नेचर ऑफ मटेरियल पे ही डिपेंड करती है। समझ गए? तो ये था बेटा हमारे पास डेरिवेशंस थ्योरम। किस चीज के लिए? ये डेरिवेशंस थे बेटा रजिस्टिविटी का, जिसमें हम रजिस्टिविटी को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अब बेटा असाइनमेंट क्या है, इस रजिस्टिविटी जो फॉर्मूला लाया है इसका असाइनमेंट क्या है, तो इसका असाइनमेंट है बेटा ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। सबसे पहले जी बेटा सोचोगे कि सर ये बताइए कि यूनिटवा आता कैसे है, तो मैं बताता हूं यूनिटवा कैसे आता है। सबसे बताओ रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बेटा, ये होता है ओम, बहुत बढ़िया। एरिया का यूनिट क्या होता है, तो वो होता है मीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और लेंथ का यूनिट क्या होता है, तो वो होता है मीटर, बहुत बढ़िया। 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या, ओम मीटर। तो इस तरीके से बेटा हम लोग यूनिट निकालते हैं। और अगर आपके पास बेटा फॉर्मूला आपके दिमाग में है तो आप यूनिट निकाल सकते हो यार, कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी यूनिट निकालने में। ठीक है, ये बात आप क्लियर रखना। ठीक है, चलो सबसे तो ये था बेटा हमारे पास टोटल डेरिवेशंस रजिस्टिविटी रिलेटेड। और इससे पहले जो बेटा हम लोगों ने किया ओम्स लॉ रिलेटेड, इस पे बेटा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, पीवाईक्यूज आते हैं। ठीक है, तो मैं बेटा बता दूं आपको कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इसको पॉज करके सबसे पहले नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ते हैं बेटा तो सबसे पहले फाइनल फॉर्मूला नोट कर लो। तो फाइनल फॉर्मूला क्या होगा हमारा, तो फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, ये क्या हो गया, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। अब आपसे पूछेगा सवाल कैसे, तो गिवन रहेगा कि गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थोड़ा सा बेटा, हाँ अब ठीक है, अब मैं इसको बताता हूं फिर से। रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, ये फॉर्मूला हो गया। अब आपको बेटा गिवन रहेगा आर इज इक्वल टू 6 ओम, एरिया इज इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर और लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर। तो फाइंड रजिस्टिविटी। तो क्या करोगे बेटा, रजिस्टिविटी इज इक्वल टू फॉर्मूला है आर ए बाई एल, लगा दो भाई। आर की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 5 अपॉन 2, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 ओम मीटर। ये है बेटा तरीका किसी भी क्वेश्चंस को अप्लाई करने का। ठीक है, और फिजिक्स में बेटा जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे ना बोर्ड के पेपर में, चाहे बेटा 10th वाले हो चाहे 12th वाले हो, दिमाग में रखना, जब भी न्यूमेरिकल करते हैं हम फिजिक्स का तो गिवन बहुत मेंशन करते हैं। अगर गिवन आपको मेंशन करने नहीं आ रहा है, दिमाग में रखना बेटा, गिवन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या वहां पे दिया हुआ है उसको मेंशन करना है, नोट करना है, क्या फाइंड करना है वो भी नोट करना है। जैसे ये मैंने 3 चीज दिया है और रजिस्टिविटी पूछ रहा है तो वहां क्वेश्चन मार्क कर देंगे, और ऐसे जब करेंगे तो ही नंबर मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि यही है बेटा राइट तरीका। और बेटा मैं सोचता हूं कि मैं एक आध क्लास इस पे भी दिया जाएगा कि कैसे पेपर को हल करना है, कैसे पेपर सॉल्व करना है, क्या तरीके हैं जिससे आपके अच्छे नंबर बोर्ड के पेपर्स में आ सकते हैं। ठीक है, चाहे 10th वाले हो चाहे 12th वाले हो। अब एक चीज बेटा कि अभी हम लोग 10th के एपिसोड्स को कर रहे हैं आपके सामने। मैं कुछ दिन बेटा मैं सोलो वीडियो तो नहीं कह सकता, लेकिन मैराथन वीडियो के साथ आऊंगा जिसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12th के बच्चों के लिए होंगे। तो अगर क्लास 10th वालों, अगर कोई भी आपका दोस्त है 12th का सीनियर, कोई भैया दोस्त है, दीदी दोस्त है, तो उसको अपना खुद का चैनल गीत गोविंद एकेडमी सजेस्ट करो और फिर देखो कि नहीं बढ़िया सब्जेक्ट, नहीं बढ़िया नंबर बेटा आया आपका फिजिक्स में। और हमारे पास बेटा जो मैथ की फैकल्टी है, मैथ्स में भी बढ़िया नंबर आएगा। और भी जो अपने से बेटा हो सके फाइनल के समय में, केमिस्ट्री हो चाहे बायो हो, हम बेटा फुल सपोर्ट इसके लिए करने वाले हैं।
कभी भी आप टेंशन मत लेना। अब कहोगे सर 10th की क्लास में आप 12th की बात कर रहे हैं, सॉरी बेटा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं है, नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन 10th वालों कमर कस लो, इस बार गर्दा मचा ही देना है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया बेटा रजिस्टिविटी, और ये था बेटा रजिस्टिविटी का फुल कॉन्सेप्ट। अब बेटा इसमें किसी को डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, अभी हम लोग रेजिस्टेंस पे भी क्वेश्चंस को बस हमने नहीं देखा है, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं बेटा। जैसे ये हमारे पास आप देख लो बेटा, फॉर्मूला है ना, यहाँ पे गिवन है ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले बेटा क्वेश्चन पूछता है, बोलता है ना कि अगर कोई डिवाइस है जिसका पोटेंशियल है 220 वोल्ट और वो करंट लेता है 11 एम्पियर, तो फाइंड रेजिस्टेंस कितना लेगा बेटा। तो सिंपल सवाल है, R बराबर 220 बटे 11 दूना 22 यानी 20 ओम। बेटा वो जो डिवाइस है ना, वो 20 ओम का रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है, यानी ये है बेटा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू। समझ में आया। तो ये था बेटा रेजिस्टेंस पे सवाल। इसी तरीके से बेटा सवाल आपको करने को मिलेंगे क्या कहते हैं रेजिस्टेंस पे, और इसी तरह के सवाल आएंगे बेटा रेजिस्टिविटी पे, और ऐसे करके बेटा ये जो पार्ट होता है हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वाला, जिसको बोलते हैं कॉमनली ओम्स लॉ, वो हो जाता है समाप्त। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। इफ एनी डाउट यू हैव देन कमेंट बॉक्स में बेटा खुला हुआ है, जो चाहे वो लिखो। ध्यान देना, कोई भी डाउट होगा, आपके जो बेटा सजेशन होंगे वो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, ताकि फ्यूचरिस्टिक में बेटा हम लोग बहुत बार आपसे संपर्क कर सकेंगे एज रब रखा, ठीक है। तो चलिए बेटा आखिरी में आते हैं हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अब आप आए हो बेटा तो सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपकी इच्छा करें, अगर आपको अच्छा लगे यहां तक रुके हो तो आखिरी तक, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स जो साल भर नहीं पढ़ाई किए हैं, आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, ताकि वो सब बेटा बोर्ड के पेपर में बहुत बढ़िया करके उनकी स्थिति कम से कम फेल ना हो, पास हो जाएं, ताकि आप साथ साथ आगे बढ़ो। चलते बेटा, जय हिंद।